हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो पिछले साल 2021 के काउंसलिंग में विवाद इस चीज़ को ही लेकर हुआ था, सीट मैट्रिक्स को लेकर। एमबीबीएस की काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एमबीबीएस बीडीएस। और विवाद की जो शुरुआत हुई थी वो पीजी काउंसलिंग से हुई थी, जहाँ पे आरक्षण के रोस्टर जो भी होता है उसका कुछ पालन नहीं किया गया था, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था सीटों का, तो जिसके कारण से मामला हाई कोर्ट तक चला गया। और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थोड़ा सा इस मामले में सुस्ती दिखा रहा था जो भी रिस्पॉन्ड करने की, और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर पीजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट मैट्रिक्स को चेंज किया गया था। तो उसको ही देखते हुए अंडर ग्रेजुएट में जो यूजी की सीटें होती हैं जिसकी काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ भी सीट मैट्रिक्स को लेकर विवाद हुआ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया कि सीट मैट्रिक्स को यहाँ पे चेंज किया जाना चाहिए, और जो कुछ भी चीज़ें थी। पर ये केस भी हाई कोर्ट में गया हुआ था, और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सीट मैट्रिक्स को एज इट इज़ रखा गया कि जैसा डीएमई ने बताया हुआ था, जैसा डीएमई ने पहले सीट मैट्रिक्स दिया था और जिसके आधार पर अलॉटमेंट दिया हुआ था, तो उसी आधार पर सीट मैट्रिक्स को कंटिन्यू किया गया। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये था कि ईडब्ल्यूएस की सीटें यदि आती हैं और ईडब्ल्यूएस की सीटों के आने से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि पहले से किसी भी कैटेगरी के जो ऑलरेडी जो रिजर्वेशन चल रहा है या किसी भी कैटेगरी पे ऑलरेडी जो सीटें हैं उनको कोई सीटों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जबकि ईडब्ल्यूएस की सीटें बढ़ रही हैं तो किसी दूसरे के सीटों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए डीएमई ने एक प्रॉपर तरीके से सीट मैट्रिक्स दिया हुआ था, और हम लोग उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस साल लास्ट ईयर के कंपेयर में सीटें डेफिनेटली बढ़ी हैं। तो उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में छत्तीसगढ़ के, या फिर उसके बाद सीटें बढ़ेंगी। तो चलिए इसी पे बात करेंगे, बिना किसी विवाद के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैंने पहले से स्लाइड प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो ये आपका चॉइस ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखिएगा, चॉइस ऑर्डर नहीं है। मैंने इसमें कॉलेज को उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, जिसमें नंबर ऑफ़ सीटें ज़्यादा हैं उसको ऊपर रखा हुआ है। तो गलती से भी ये ना सोचें कि ये आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर होना चाहिए। पहली बात, जिस कॉलेज में सीट ज़्यादा है उसको ऊपर रखा गया है। जैसे कि पंडित जेएनएम रायपुर में 180 सीट है, सिम्स बिलासपुर में आप जानते हैं 180 सीट है। स्लाइड आप देख सकते हैं इस तरीके से सबसे कम सीटें, हालांकि ये कॉलेज पुराना है रायगढ़ का, लेकिन अभी तक इसमें सीटों की संख्या स्टेबल 60 है। प्लस मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कोरबा और महासमुंद, ठीक है। तो कोरबा और महासमुंद में अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि इनको मान्यता जो है 100 सीटों के लिए मिली हुई है। लास्ट ईयर कांकेर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो बाद में उसकी 25 सीटें ऐड हुई थी प्लस राजनांदगांव में, तो जिसके कारण ईडब्ल्यूएस के कुछ बच्चों को या सभी कैटेगरी के बच्चों को फ़ायदा हो गया था। ईडब्ल्यूएस के नाम से सीट ऐड होती है, लेकिन फ़ायदा सभी कैटेगरी को होता है। तो किसी भी टाइप का ऐसे विवाद नहीं करना चाहिए, बच्चों को आपस में, है ना, मिलजुल के बांट लेना चाहिए सीटें, जो भी डीएमई जैसा भी आदेश आपको देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्लियर नहीं है। एक चीज़ थोड़ा सा ये भी क्लियर नहीं है कि चंदूलाल चंद्राकर, इसको 150 सीटों की मान्यता मिली हुई है। तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ पे बात करेंगे, मैं थोड़ा सा रिजर्वेशन भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे अगर जैसे देखते हैं 180 सीट है ना, अगर मिल जाता है 150 प्लस 30। अच्छा, एक चीज़ ये भी क्लियर नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि देखिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, ठीक है, 100 सीटें, या फिर चंदूलाल का 150 सीटों पे ही काउंसलिंग की जाए, कोरबा और महासमुंद का 100 सीटों पे ही काउंसलिंग की जाए। लेकिन सेकेंड राउंड में फिर वो सीटें, जैसे आप लोग जब प्रयास करते हैं, कुछ लोग कोर्स केस कर देते हैं, रेफरेंस देते हैं, अदर स्टेट का रेफरेंस देते हैं, अदर कॉलेजेस का रेफरेंस देते हैं, तब थोड़ी सी यहाँ की गवर्नमेंट और डीएमई नींद से जागती है और प्रयास करती है कि सीटें ऐड हो जाएं। ये सारी चीज़ें मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इनमें ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो आप अभी से प्रयास कर सकते हैं, अभी से ट्राई करिए, अभी से अप्रोच करिए डीएमई को। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं टीएस सिंहदेव, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व और व्यक्ति दोनों अच्छे हैं, सुनते हैं वो बच्चों की। तो देख लीजिए आप, है ना। फिलहाल तो अगर इस तरीके से एक्सपेक्टेड है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड मतलब कह रहे हैं कि भाई कुछ कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, ऑल इंडिया में 15% सीटें चली जाती हैं, सेंट्रल नॉमिनी में 3% और ईडब्ल्यूएस को, है ना, 10% सीटें मिलती हैं। तो अगर इस तरीके से होता है तो यहाँ पे आप देखिएगा सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे इन तीनों जगहों पे, ठीक है, टोटल ऑल इंडिया का सीट चला जाएगा 27 सीट्स इन तीनों जगहों पे चला जाएगा। और जहाँ पर भी 125 सीटें हैं, इसमें ऑल इंडिया का 19 सीट चला जाएगा, 19 सीट चला जाएगा सारी जगहों पे। टोटल कितने कॉलेज हैं? 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। और जहाँ 60 सीट है वहाँ पे ऑल इंडिया के लिए 9 चला जाएगा। सेंट्रल नॉमिनी की अगर ऐसे ही बात करें तो जहाँ पे 180 सीटें हैं, यहाँ पे 5 सीट सेंट्रल नॉमिनी को चली जाएगी, और जहाँ पे 125 सीटें आती हैं वहाँ पे सेंट्रल नॉमिनी को 4 सीटें मिलती हैं।
और जो जीएमसी रायगढ़ है यहाँ पे सेंट्रल नॉमिनी को सिर्फ एक सीट मिलती है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया में टोटल है ना, इसको टोटल कैलकुलेट करिएगा तो 204 सीट चली जाती है। सेंट्रल नॉमिनी के लिए 40 चली जाती है। कई बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इसमें से काफ़ी सारी सीटें जो सेंट्रल नॉमिनी की जो सीटें होती हैं, कई बार बच्चे नहीं लेते हैं इसमें एडमिशन, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है। अभी थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है, लास्ट तक आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो जब लास्ट राउंड होगा छत्तीसगढ़ स्टेट का, तो उसमें ये सीटें ऐड की जाती हैं, तो कुछ 2, 4, 10 बच्चों का और भला हो जाता है ना। चलिए, इतनी सीटें चली गई। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल इतने ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल नॉमिनी के सीटों को कैलकुलेट करने के बाद जो बचा हुआ सीट है उसे स्टेट कोटा मानना चाहिए। लेकिन अगर वैसा करते हैं तो फिर पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी को लाइक अनरिजर्व को स्पेशली नुकसान हो जाएगा सीटों का। इसलिए ईडब्ल्यूएस की सीटों को पहले ही यहाँ पे निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा रूल में लिखा हुआ भी है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस की सीटों को इसमें से निकालेंगे तो जहाँ पे 180 सीटें हैं वहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 18 सीटें निकल जाती हैं, और जहाँ पे 125 है वहाँ पे 12 सीटें निकल जाती हैं। 12 सारी 6 कॉलेजेस में ऑल, है ना। और जहाँ पे 60 सीट है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को 6 सीट मिल जाती है। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस की टोटल छत्तीसगढ़ में सीट हो जाती है 132, 132 सीट। अब इसके बाद जो रिमेनिंग है जितना भी, जैसे इसको निकालने के बाद स्टेट कोटा के लिए सीटें यहाँ पे 130 बचती हैं, 130 जेएनएम में, 130 सिम्स में और 130 चंदूलाल में। ऐसे ही बाकी जगहों पर, ठीक है, 90 सीटें बचती हैं स्टेट कोटा के लिए ना। ऑल इंडिया कोटा निकाल दीजिए आप, सेंट्रल नॉमिनी निकाल दीजिए आप, और ईडब्ल्यूएस निकाल दीजिए तो 90 सीटें बचती हैं। और इसके बाद रायगढ़ में अगर आप देखेंगे तो रायगढ़ में आपकी सीट बच जाती है टोटल 44, इतनी सीटें बच जाती हैं स्टेट कोटा के लिए। अब इसमें स्टेट का रिजर्वेशन अप्लाई होता है छत्तीसगढ़ स्टेट का अकॉर्डिंग टू द रूल। अनरिजर्व का मतलब होता है कि नथिंग, उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो बचा खुचा सीट रहेगा वो अनरिजर्व को मिलेगा, है ना। मतलब अनारक्षित बोला जाता है। इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है अकॉर्डिंग टू द रैंक, है ना। अगर आपका रैंक ऊपर में है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एडमिशन ले सकता है, बहुत सिंपल। ओबीसी को 14% रिजर्वेशन मिलता है। एसटी को 2 वर्ग में डिवाइड कर दिया गया है, एसटी और एक स्पेशल एसटी। टोटल 32% रिजर्वेशन है, जिसमें से 30% नॉर्मल एसटी को और 2% स्पेशल एसटी को मिलता है, और एससी को 12% रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर ऐसा करके अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखा जाए, मतलब जो बचेगा ओबीसी का जो होता है 18 सीट हो जाता है तीनों जगहों पे। ओबीसी का 18 सीट रहेगा, और बाकी जहाँ पे सीटें 125 हैं वहाँ पे ओबीसी के लिए 12 सीटें बचती हैं, ठीक है। 12 सीटें बच जाती हैं। और रायगढ़ में अगर आप देखें तो रायगढ़ में ओबीसी की 6 सीट होती हैं, 6 सीटें होती हैं। तो इट इज जस्ट लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि, है ना, इसमें भी सेम वैसा ही हो रहा था, क्योंकि 18 सीट 12 सीट। ईडब्ल्यूएस की सीटें और ओबीसी की सीटें लगभग समान आ जाती हैं, और ओबीसी के लिए भी 132 सीट टोटल छत्तीसगढ़ में बचता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ओबीसी का जो रैंक है वो अच्छा है और उसको सीट अनरिजर्व के थ्रू, अनरिजर्व के अकॉर्डिंग, और अपने चॉइस के जो भी उन्होंने चॉइस फिलिंग किया हुआ है उसके प्रेफरेंस में ऊपर का कॉलेज अनरिजर्व के अकॉर्डिंग मिल रहा है ना, फर्स्ट कॉलेज या टॉप प्रायोरिटी, तो उसको अनरिजर्व से सीट दिया जाएगा, न कि ओबीसी से। ऐसा काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर होता है, जिसको भी मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि कैसे सीटों का अलॉटमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, ताकि मेरे वीडियो को देखकर नकल करने वाले बहुत आसानी से कॉपी कर सकें, डेटा कलेक्ट कर सकें और आपको चीट कर सकें, ठीक है। चलिए, तो 132 ओबीसी को मिल गया। एसटी की अगर बात करें, काफ़ी ह्यूज रिजर्वेशन है ना। 39 + 2, ये जो +2 है स्पेशल एसटी के लिए है, तो टोटल 41 सीटें। तो यहाँ पे तीनों जगह पे 41 रहेगा, 39 + 2, 39 + 2, है ना। 32% आरक्षण काफ़ी होता है, और ये आरक्षण डेमोग्राफी के आधार पर दिया जाता है कि मतलब छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, इसमें आदिवासियों की जनसंख्या एक बहुत बड़े संख्या में है, इसलिए ये आरक्षण दिया जा रहा है। कई जगहों पे ओबीसी का आरक्षण 27% हो गया है, तो कई लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी का आरक्षण 27% क्यों नहीं हो जाना चाहिए। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आरक्षण होता है, इसका जो आधार होता है उस पर्टिकुलर स्टेट का जो डेमोग्राफी होता है। डेमोग्राफी मतलब वहाँ पे जनसंख्या में कितने लोग अनारक्षित हैं, कितने लोग ईडब्ल्यूएस हैं,
कितने लोग आपके एसटी हैं, एससी हैं, इसके आधार पे दिया जाता है। तो सबको समान आरक्षण हर राज्य में नहीं दिया जा सकता। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया हुआ है, जो 27% आरक्षण आपका ऑल इंडिया कोटा में लागू होगा। देखिएगा तो ऑल इंडिया कोटा का जो आरक्षण का रोस्टर होता है वो डिफरेंट होता है, स्टेट कोटा का थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये चलता है। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो जहाँ जहाँ पे 125 सीटें हैं, यहाँ पे एसटी को 27 + 1 मतलब टोटल 28 सीट, प्लस जो मैं लिख रहा हूँ ये है आपका स्पेशल एसटी के लिए। तो 27 नॉर्मल एसटी, 1 स्पेशल एसटी, 27 + 1 27 लाइक ओके। तो इस तरीके से हाँ, रायगढ़ का थोड़ा सा अलग है। रायगढ़ में 13 + 0 है, 13 सीटें मिल जाती हैं एसटी को, और +0 ऐसा। 0 मतलब वहाँ पे स्पेशल एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। अगर बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कई बच्चे स्किप कर देते हैं वीडियो को, सीधे लास्ट में देखेंगे, फाइनल चार्ट देख लेंगे, उसके बाद क्या होता है। तो बीच बीच में जो हम बातें करते हैं वो भी आपके काम की बातें होती हैं। जहाँ पे 180 सीट है वहाँ पे एससी को 15-15 सीटें मिलती हैं, और जहाँ पे 125 सीट है वहाँ पे एससी को 10-10 सीटें इस तरीके से मिल जाती हैं। अगर हम इनका टोटल करके देखें, रायगढ़ में थोड़ा कम होगा डेफिनेटली। रायगढ़ में इनको मिलता है 5 सीट, 5 सीटें मिल जाती हैं। तो अगर टोटल करते हैं तो जैसे ओबीसी का आया 132, तो ये आपका आ जाता है, एसटी का आता है 304, टोटल मैं कर रहा हूँ इसमें 304 सीट्स हो जाता है, काफ़ी सीट्स है। और एससी का आ जाता है 110 टोटल सीट। ये मैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इसके बाद फिर हम लोग प्राइवेट कॉलेज के जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें जो गवर्नमेंट कोटा है उसके सीटों का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। और अब जो बच गई सीटें हैं, जो रिमेनिंग सीटें हैं, उसमें टोटल जो है ना, यहाँ पे आपका पीटीजीएनएम में अनरिजर्व के लिए 56 सीट बचता है, 56 है, और यहाँ भी 56 है, इधर भी 56 है। बाकी जहाँ जहाँ पे स्टेट में 90 सीटें मिल रही हैं, यहाँ पे इनको 40 सीटें मिल जाती हैं, रिजर्व को 40 सीटें सभी जगह पे मिल जाती हैं, लाइक इस तरीके से। हाँ, रायगढ़ में थोड़ा कम है, जस्ट उसके आधा, ये 20 सीट है। तो टोटल अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो 428 सीटें बन जाती हैं यहाँ पे, 428 सीट्स अनरिजर्व के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये उस केस में जब चंदूलाल चंद्राकर में, महासमुंद में और कोरबा में ईडब्ल्यूएस की सीटें आ जाती हैं। यदि नहीं आएंगी तो फिर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, जो हमारा चंदूलाल चंद्राकर का है 150 सीटों के लिए होगा डिस्ट्रीब्यूशन, और इन दोनों के लिए 100 सीटों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस पर भी हम बात करेंगे। सेम आरक्षण रोस्टर लागू होगा। फिर उसमें ऑल इंडिया कोटा 15%, 3% सेंट्रल नॉमिनी, ईडब्ल्यूएस 0 रहेगा। स्टेट कोटा जो बचेगा उसमें आरक्षण के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 14%, 32% और 12% ये रिजर्वेशन निकाल दीजिएगा। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से निकल सकता है, और फिलहाल यही फॉलो किया जाता है। राइट, चलिए तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये टोटल सीटें हो गई, और बाकी आप स्टेट कोटा का टोटल कर लीजिएगा इसमें। अब हम लोग चले जाते हैं किस पे, अगले स्लाइड पे, जिसमें हमने प्राइवेट कॉलेज का मेंशन किया हुआ है। तो 3 प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ पे, हालांकि तीनों में 150 सीटें हैं, ये आप जानते ही होंगे, कई सारे वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद गवर्नमेंट कोटा की जो सीटें बचती हैं 64 और 64 टोटल 192 सीट। इन्हीं सीट्स में फ़ीस को कम करने की बात चल रही है। यदि फ़ीस कम हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए रिजर्वेशन का, तो सेम रिजर्वेशन लगता है ओबीसी के लिए 14%, एसटी के लिए 32% और एससी के लिए 12%। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कोई अलग से सीटें नहीं होती हैं प्राइवेट कॉलेज में। वैसे भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो है ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया से काफ़ी ऊपर होता है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से आरक्षण नहीं दिया जाता। तो अगर इसका टोटल करेंगे, लाइक जैसे मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो 29 और 29 सीटें अनरिजर्व को यहाँ पे रहेंगी, ओबीसी को 8-8 सीटें रहेंगी, एसटी को सभी जगह 20-20 सीटें मिल जाएंगी, और यहाँ पे एससी को 7-7 सीटें मिलेंगी। सो टोटल इतना हो जाएगा। तो ये सीटें भी छत्तीसगढ़ के पर्टिकुलर जिनके पास डोमिसाइल है उनके लिए अवेलेबल हैं। तो अभी जितना भी मैंने डिस्कस किया, लाइक ये सारी सीटें, ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कोटा है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ डोमिसाइल बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें इसके जो गवर्नमेंट कोटा है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गया टोटल सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, एंड आई रिक्वेस्ट टू CGDME ऑल्सो कि उनको सीट मैट्रिक्स को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट न रहे। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।